देखिए, ये जो 7 दिनों के लिए जो रोक है कि जो सरकार इसमें जो रजिस्टर्ड हैं संपत्तियां, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनको डिनोटिफाई नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जिन संपत्तियों के कागजात वक्फ बोर्ड के पास नहीं है राज्यों की, देखिए नहीं, ये कोई सरकार को झटका नहीं लगा है, क्योंकि डी नोटिफाई जो संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, नहीं, आप इसमें समझे नहीं है कि जो अगर रजिस्टर्ड हैं संपत्तियां तो उनकी रजिस्ट्री को कैसे आप रद्द कर सकते हो। सिर्फ आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है, वही प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई होंगी कि जो रजिस्टर्ड नहीं थी। तो ये अपने आप में हिंदू पक्ष की जीत है। और जो सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया, अब जो एक्ट बन गया है, वो एक अपने आप में आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर दिया है। और जो रोक लगी है सिर्फ 1 हफ्ते तक कि एक जो नया कोई भी वक्फ बोर्ड गठित करने की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए, सिर्फ उस पर रोक लगी है। देखिए, जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड को, या फिर कोई भी ऐसा बोर्ड या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल कि हमारे देश में कोई लैंड सीलिंग तो नहीं है कि आप इससे ज़्यादा कोई भी ज़मीन एक इस तरह से नहीं रख सकते। तो कोई भी वक्फ बोर्ड अगर सरकार से कम जिसकी संपत्तियां हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि पूरे देश में अगर सरकार के पास सबसे ज़्यादा संपत्तियों का मालिक है तो वो वक्फ बोर्ड था। और वो भी इस तरीके से कि भाई जिसने कोई खरीदी नहीं, कोई सेल कंसिडरेशन नहीं, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी। इस चीज़ को लेकर के ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कि पास किया गया, और उसके अंदर ये कुछ प्रोविजंस थे कि भाई जो वक्फ बाय यूज़र है, और उसमें भी वक्फ बाय ओरल, उसको एक तरह से आज पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि आज जो कोर्ट ने आदेश लिखवाया उसमें क्लियर ये कहा गया कि भाई जो वक्फ बाय यूज़र है उसमें उन संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा कि जो गैजेटेड हैं या जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये एक ऑर्डर में क्लियरली लिख देने के बाद कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसके ऊपर कोर्ट से भी एक पूर्णतया मोहर लग गई है। हालांकि जो अभी जो मामला है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो कोर्ट में चलेगा। क्योंकि देखिए, जो वक्फ बाय यूज़र में जो ओरल वक्फ था, तो इस चीज़ के ऊपर एक ये इनडायरेक्टली प्रहार है। और इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया कि सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ डी नोटिफाई नहीं होंगी कि जो रजिस्टर्ड थी और गैजेटेड थी। तो ये अपने आप में हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो 14वीं शताब्दी की जो भी मस्जिद है या जो भी ज़मीन है, तो उसके कागजात कहाँ से लाएंगे, ये तो गलत है। देखिए, हमारे देश में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो देश की आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद जो एक इम्प्लीमेंटेशन में है। तो इस चीज़ को देखते हुए तो पहले सरकार के पास और फिर न्यायालय के पास ये भी प्रोविज़न था कि उन प्रॉपर्टीज़ को ना डी नोटिफाई किया जाए कि भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कि जो पूरी जो मान्यता दी गई है वो कानून को दी गई है, और एक आम जन के जो भावनाएं हैं। क्योंकि आज आप ये देखिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और जहाँ पे अगर एक वक्फ बोर्ड वो अपने आप में एक कोई भी संस्था को कैसे अधिकार दे दिए जा सकते हैं कि वो संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया है वो उसको खंडित करें। देखिए, हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किए थे कि भाई शायद वो रोक लगा सकते हैं, तो आज पूरी तरह से उस चीज़ को जो एक कल का जो भी प्रतिक्रिया थी, आज उससे बिल्कुल ही अलग प्रतिक्रिया थी जो कि हिंदू पक्ष को विश्वास था। क्योंकि देखिए, अभी जिस तरह से जो देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के हिसाब से, धर्म के आधार पे हुआ था। और आज अगर एक तरीके से देखें कि जो ये वक्फ एक्ट है, ये देश को टुकड़ों में बांटने की एक साजिश थी जो बहुत सालों से चल रही थी। सांसद आरक्षित वर्ग से आते हैं, ओबीसी आरक्षित को जोड़ लिया जाए तो जैसा जानकारी मुझे है 295 सांसद महोदय हमारे हैं। प्रधानमंत्री किनका होना चाहिए, सरकार किनकी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सका। काका कालेलकर आयोग 1956 में बना था, उसके बाद कई आयोग बने और सरकार रिपोर्ट आया, सबको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? तो जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो सांसद बन करके आरक्षित वर्ग से भी आते थे, चाहे ओबीसी वर्ग से आते थे, वो अपने मलाई काटने के लिए, महल बनाने के लिए ही लाइन में लगे रहे। आज उन पर भी ये बात अंगुली उठ रही है
कि आपके भी बेटे और आप भी गुलाम बनने जा रहे हैं। मनुवाद स्थापित हो चुका है, लड़ाई लड़ना है मनुवाद से। आप कहते हैं समरसा, आप कहते हैं वो पार्टी, कुछ नहीं है। दो नारा है, ब्राह्मणवाद एक तरफ, अन्य एक तरफ। मूल निवासी की बात होनी चाहिए। मूल निवासी ही समाज को वो सुधार सकता है, आगे ले जा सकता है। कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा है। आप पढ़ते लिखते हो, किस लिए पढ़ते हो? क्या अपने बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक आईएएस को बुलाया था कि भाई आओ। आईएएस गए वहां और कहा कि हुजूर कहा जाए, क्या आदेश है? आईएएस को लगा होगा कि कुछ पैसा शायद मांग रहे हैं। उन्हें कहा कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए बाबू। ये लाल बत्ती जो तुमको मिला है संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत, तुम अपने समाज में जाओ, अपने लोगों से मिलो और उसमें लाल बत्ती लेकर के कम से कम महीना में, सप्ताह में एक दिन जाओ, उनके मन में भावना प्रबलित करो। आज हमारे लोग नहीं करते। आज यदि आप अफसर हैं, कोई किरानी चला गया जात भाई, तो उनको भी है दृष्टि से देखते हैं। आज इसे मन में भावना निकालना पड़ेगा। ये आवश्यकता है समाज का। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने कितना किया अपने समाज में, अपने गांव में, मोहल्ले में, इस बात को ले जाएं। आज भी जरूरत है जाति गणना। यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से समाज के SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के गांव में, टोले में, मोहल्ले में, बच्चे में ये योगदान जाना चाहिए कि आपके अधिकार, आप जो आज तक आगे नहीं बढ़े, इसके लिए कौन दोषी है, हमारा समाज कहाँ है, क्यों नहीं हम उसके लिए कर सकते हैं। आज नहीं हो रहा है। आज आपने नेतृत्व किया है कचेरिया साहब कि आप चाहते हैं समाज को, हमारे मंचाजी, सारे पदाधिकारीगण, हमारे सारे भारत के विभिन्न प्रदेश से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आप जो आए हैं, कर्मठता आपकी है कि दिल्ली में बैठ करके आज इस बात पर चिंतन कर रहे हैं। लेकिन संकल्प लीजिए कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने, काशी राम साहब ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को दिशा निर्देश किया, पेरियर वही रामा स्वामी नायकर, पेरियर ललित सिंह यादव, ऐसे लोगों को आपको बनना होगा। आज नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण समाज आज पीछे जा रहा है। लोग कैसे कहते हैं कि क्या कीजिएगा, किसको बनाइएगा? हो गया, हो गया। बहुत देर से प्यास लगी थी भाई, बूढ़ा आदमी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन लोगों के, जो हमारे इतने बड़े महान लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, क्या कहा जाए, किस पर कहा जाए, किनके बारे में कहा जाए, तो यहाँ कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगेगा बोलने, प्रवचन करने में। लेकिन प्रवचन की नहीं, हम यहाँ आए हैं तो संकल्प लेके जाइए कि यहाँ का जो मैसेज है, उस मैसेज को हम गांव में, टोले में, मोहल्ले में, चाहे 2 व्यक्ति हो, 1 व्यक्ति को, उनके समक्ष ले जाए। दूसरा है, शिक्षा के लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, तो जुल्म के लिए भी हमको क्या करना चाहिए। मैं सभी जितने भी भाई बहन हैं, सभी मैं से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। इन्हीं के साथ मैं आपका जय भीम के साथ, नारा के साथ नमस्कार करता हूँ।